हेलो एवरीवन, वेलकम टू दाशु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसका पार्ट 3 है। ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। ये सारे वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सब वीडियो को देखकर नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पुटअप आपसे किए जाते हैं वो सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 2020 में करीब 16 पार्ट मैंने प्रोफेशनल नॉलेज के पढ़ाए हैं, जिसका वीडियो चैनल पे अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर 2020 का जो प्लेलिस्ट है प्रोफेशनल नॉलेज का, उसमें आप ये पूरे वीडियो को देख सकते हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो देखकर एग्जाम दिया था उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। उन लोगों का कमेंट भी आया था कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग भी ये फ़ायदा उठाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें आप ऐड हो लें, क्योंकि जो सबसे पहला नोटिफिकेशन होता है वो मैं टेलीग्राम पे ही देता हूँ, और जिससे आपको भी पता चल जाए कि कौन सा वीडियो कब अपलोड होने वाला है। तो ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइंडिंग अ नोटिस। फाइंडिंग अ नोटिस के संबंध में कौन से ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को सुन लीजिए, उनके ऑप्शन को देखकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। हम आपके कमेंट का वेट करते हैं और आप कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे आपको आंसर का सही गलत पता लगेगा और एक क्वेश्चन करने का प्रोसेस आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, अगर आपको पता भी है और नहीं भी पता है तो ठीक है। आप लोग कमेंट जो है बराबर करते रहिएगा। तो कौन सी इसमें से ऑप्शन सही है ये हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है, इट मस्ट बी इन राइटिंग गिवन द बोरोवर टाइम ऑफ 60 डेज टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। इसका मतलब ये है कि एक राइटिंग में एक नोटिस बोरोवर को देना चाहिए। कितने दिन का होना चाहिए? 60 दिन का होना चाहिए नोटिस वो, जिससे वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सके, यानी जिसका जो वो अमाउंट बकाया है जिसको उसे पे करना है, तो उस लाइबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो सके, ऐसा एक नोटिस रिटर्न में होना चाहिए। तो क्या नोटिस के संबंध में ऐसी चीज़ें सही हैं? तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है, इट स्पेसिफाई दैट सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज राइट टू एक्सरसाइज एनी एक्शन ओवर द असेट। यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होता है, कमेंट में आप बताइए। तो इस नोटिस में रहेगा कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको उस असेट पे कोई भी एक्शन करने का राइट है। ठीक है, वो कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई कर सकता है असेट पे जो उसके पास है। तीसरा ऑप्शन है, इट मस्ट गिव डिटेल्स ऑफ अमाउंट पेएबल बाय द बोरोवर एंड द सिक्योर्ड असेट्स इंटेंडेड टू बी फोर्स। मतलब ये भी कहने का मतलब है कि जो बोरोवर का अमाउंट पेएबल है उसका विवरण, उसकी डिटेल्स, और जो उसका असेट है उसकी डिटेल, ये एक नोटिस में होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तीसरा भी आपका सही है। यहाँ मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होता है, और आपका कमेंट में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आप लोगों का भी कमेंट में आंसर आया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो एक नोटिस के संबंध में ये सारी चीज़ें आपके नोटिस में होनी चाहिए। नोटिस के संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं कि नोटिस की जो बात कर रहा है किस एक्ट के द्वारा कर रहा है। तो आप लोगों ने सुना होगा सरफेसी, सरफेसी, ठीक है, सरफेसी एक्ट। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है कि काफ़ी लेंदी फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखिए। हम सरफेसी एक्ट की बात कर रहे हैं। जब सरफेसी एक्ट का सेक्शन 13 जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी हम उस जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसका इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे, तो पूरा सेक्शन 13 में बताया गया है। प्रतिभूत हित का प्रवर्तन कैसे किया जाएगा, तो वो बताया गया है। फिर जब सेक्शन 13 का सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आपको बिना न्यायालय या किसी भी ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बिना ये पावर दी गई है और आप कर सकते हैं। अब ये कौन से पावर और कौन सी राइट की बात करता है, तो ये करता है सेक्शन 13 का 2 सब सेक्शन 2, ठीक है, 13 का सब सेक्शन 2 की बात करता है। और इस सेक्शन 2 में सीधे सीधे कहा गया है कि अगर कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है, ठीक है, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी अगर कोई अकाउंट 90 दिन तक उनके ड्यूज को पे नहीं करता है,
कोई ईएमआई पे नहीं करता है, तो उसका अकाउंट एनपीए हो जाता है। और एनपीए होने के बाद जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है वो उसको 60 दिन का नोटिस दे सकता है सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 में, कि आप जो है आपका ड्यूज अमाउंट जो है वो 60 दिन के अंदर पे कर लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर पावर दिया गया है बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, दोनों को दिया गया है। सिक्योर्ड क्रेडिटर का आप लोगों ने आंसर किया है। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होता है? तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो होता है वो बैंक होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके पास असेट रखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे सेक्शन 13 का सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2, और 2 के बाद जो नोटिस अगर 60 दिन के अंदर वो फेलियर हो जाता है तो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 4 में वो उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करके बाकी आगे उसका सेल का प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। Meets B and his child in a jungle. A takes the child and threatens to kill him unless B delivers his purse A has committed. इसका मतलब ये हुआ कि A जंगल में B और उसके बच्चे से मिलता है और A द्वारा बच्चे को उठा लिया जाता है और उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है और B से कहा जाता है कि वो अपना पर्स दे दे, नहीं वो बच्चे को मार देगा। तो यहाँ पर A ने कौन सा अपराध किया है, यानी A ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फटाफट बताएं। ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन में है एक्सटॉर्शन, क्या उसने एक्सटॉर्शन किया है? क्या उसने थेफ्ट किया है? क्या उसने रॉबरी किया है? क्या उसने डकैती किया है? या उसने इस ऑप्शन में से कोई कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। ओके ओके तो यहाँ ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ ए ने रॉबरी का अपराध किया है। रॉबरी, ठीक है, रॉबरी का अपराध किया है, यानी उसने लूट का अपराध किया है। क्या किया है? लूट का अपराध। यहाँ बात हो रही है आईपीसी की। आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 की बात हो रही है। ये सारे ऑप्शन आईपीसी के हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सबके ऑप्शन का सेक्शन आपको कमेंट में लिखना है। जैसे एक्सटॉर्शन का सेक्शन क्या है? एक्सटॉर्शन की हिंदी होती है उद्दीपन। इसका सेक्शन क्या है? आप लोग कमेंट में लिखते रहिए फटाफट। तो एक्सटॉर्शन जो है 383 में है, आईपीसी के सेक्शन 383 में, यानी 383 में एक्सटॉर्शन को बताया गया है। यहाँ पे एक आंसर आप लोग कमेंट में और करेंगे कि रॉबरी और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा, थेफ्ट का क्या सेक्शन है, ये भी आप कमेंट में करके बताइए। चोरी का क्या सेक्शन है? तो चोरी का जो सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 378, 378, जो धारा 378 है आईपीसी का, वो बताती है चोरी के बारे में। और तीसरा ऑप्शन है रॉबरी, जो इस क्वेश्चन का आंसर है लूट। तो ये किस सेक्शन में है? ये सेक्शन में है, आप लोग कमेंट में करिए। 390, 390 में बताया गया है, धारा 390 में लूट को बताया गया है। और एक ऑप्शन आपका है डकैती। डकैती किस धारा में बताई गई है? फटाफट ऑप्शन करिए, करिए आंसर। तो ये बताया गया है धारा 391 में, 391 में। एक्सटॉर्शन है 383 में, थेफ्ट है 378 में, 378 में, रॉबरी है 390 में और डकैती है 391 में। तो ये सारे सेक्शन आपको याद करने हैं। और एक यहाँ पे आंसर और करिए कि जो डकैती होगी उसमें मिनिमम या मैक्सिमम कितने लोग शामिल हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविजंस फॉर जॉइंट सिक्योर्ड क्रेडिटर? जो जॉइंट सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है उसके क्या प्रावधान है, उसके क्या प्रोविजन हैं, ये आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि जो जॉइंट सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है उसका क्या प्रावधान है निम्नलिखित में से। तो एक संयुक्त सुरक्षित लेनदार की क्या प्रावधान है वो आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी जो व्यक्तिगत सुरक्षित लेनदार होते हैं, कैन नॉट टेक एनी एक्शन, यानी वो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई कार्रवाई तब तक नहीं कर सकते हैं। सच राइट इज अ एग्रीड अपॉन, जब तक उनके बीच में उस राइट को लेकर कोई कंसेंट ना हो तब तक इंडिविजुअल सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जॉइंट सिक्योर्ड क्रेडिटर के मामले में सही है या गलत? इसका ऑप्शन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि अगर कोई जॉइंट सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो वो बिना कंसेंट के कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है डिसीजन विल बी टेकन जॉइंटली, यानी डिसीजन जो है जॉइंटली लिया जा सकता है बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा जो है डिसीजन लिया जा सकता है अगर उनके पास
हैविंग 75% ऑफ लाइबिलिटी, यानी जो उनकी लाइबिलिटी है 75% अगर है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा वो डिसीजन ज्वाइंटली लिया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है कि नहीं? तो बिल्कुल ऑप्शन दूसरा भी हमारा सही है। ऑप्शन तीसरा देखते हैं, द डिसीजन टेकन एज अबव टू, यानी जो ये दूसरी बात कर रहा है, ऑप्शन दूसरी की बात कर रहा है, विल बी बाइंडिंग इन ऑल द रिमेनिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो क्या वो जो भी उसका जो डिसीजन है वो जितने भी रिमेनिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर उन सब पर बाइंडिंग होगा? तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे भी सारे ऑप्शन सही हैं एक जॉइंट सिक्योर्ड क्रेडिटर के संबंध में। In the case of limited company who is authorized to execute a valid revival letter, जो एक रिवाइवल लेटर होता है कंपनी का, उसको एग्जीक्यूट करने का यानी उसको निष्पादित करने का राइट किसके पास होता है या किसको ऑथराइज किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं, क्या वो कंपनी का एमडी जो होता है वो जो वैलिड रिवाइवल लेटर होता है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, वो ऑथराइज होता है? क्या कंपनी का चेयरमैन कर सकता है, या सेक्रेटरी कर सकता है, या पर्सन हु इज स्पेसिफिकली अथराइज अंडर अ बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, या वो पर्सन जो स्पेशली अथराइज होता है एक बोर्ड के रेजोल्यूशन में, तो क्या वो रिवाइवल लेटर को एग्जीक्यूट कर सकता है? आप इस ऑप्शन में से कमेंट में फटाफट बताएं कि इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट और सही क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा पर्सन हु इज स्पेसिफिकली अथराइज अंडर अ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो जिसको अथराइज किया होगा बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर वही एक रिवाइवल लेटर को एग्जीक्यूट करने के अथराइजेशन उसके पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकवरी बाई डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल? बात हो रही है डीआरटी की, ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो डीआरटी के द्वारा रिकवर नहीं किया जाएगा, यानी ऋण वसूली न्यायाधिकरण के द्वारा वसूली के रूप में माना नहीं जाएगा, रिकवरी के रूप में नहीं माना जाएगा? तो आप लोग एक एक ऑप्शन जल्दी फटाफट पढ़ लीजिए और इसका आंसर कमेंट में फटाफट करते रहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है डेट्स ड्यू टू स्टाफ ऑफ द बैंक, यानी बैंक के स्टाफ का अगर कोई डेट है, क्या वो कंसीडर डीआरटी के द्वारा किया जाएगा या नहीं? डेट ड्यू टू स्मॉल इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल उद्योग हैं हमारे, क्या उनके डेट को कंसीडर किया जाएगा या नहीं? डेट ड्यू टू प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अगर कोई प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है क्या उसके डेट को रिकवर किया जाएगा या नहीं? एनी अदर डेट ऑफ कॉमर्शियल नेचर, अगर कोई कॉमर्शियल नेचर का डेट है तो उसको रिकवर किया जाएगा या नहीं? तो डीआरटी किनको जो है कंसीडर नहीं करती है डेट रिकवरी के लिए? तो आपका आंसर कमेंट में आना चाहिए फटाफट। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा डीआरटी जो है ऑप्शन डेट ड्यू टू स्टाफ ऑफ द बैंक, यानी स्टाफ ऑफ द बैंक का जो डेट होगा उसको डीआरटी के अंतर्गत रिकवरी नहीं करती है, ठीक है, डीआरटी के अंतर्गत रिकवरी नहीं की जाती है। तो ये ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following is our important contents clause in the MOA Memorandum of Association of a Company? जो कंपनी का MOA होता है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉज या कंटेंट होते हैं, इन ऑप्शन में से आपको बताने हैं। और फटाफट आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे समझ कर, ऑप्शन को देख लीजिए और फटाफट अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। जैसे पहला है क्या नेम ऑफ द कंपनी, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, या सारे ऑप्शन सही हैं? आपके कमेंट। तो जो कंपनी का एमओए होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें ये सारी चीज़ें होना अनिवार्य है, यानी यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो कंपनी का एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, क्या उसमें जो कंपनी का पहला डायरेक्टर होता है उसका नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप यस या नो में कमेंट में करके बताइए कि जो एमओए होता कंपनी का उसमें नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी ये ऑप्शन तो होते हैं सारे के सारे, एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, फटाफट करिए, मैं देख रहा हूँ एक एक कमेंट देख रहा हूँ, फटाफट। रॉबरी इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ, यानी रॉबरी जो है वो इनमें से किसका एक और रूप है? यानी थेफ्ट माना जाता है, एक्सटॉर्शन माना जाता है, या एक्सटॉर्शन माना जाएगा या तो थेफ्ट माना जाएगा,
या तो थेफ्ट माना जाएगा या तो एक्सटॉर्शन माना जाएगा या दोनों माने जाएंगे या इनमें से कोई रूप रॉबरी का नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए हैं, इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए। तो रॉबरी जो होता है वो किसका एक रूप होता है, एग्रीवेटेड फॉर्म होता है, किसका होता है? फटाफट कमेंट में आंसर करते रहिए। थेफ्ट होता है, एक्सटॉर्शन होता है या दोनों होता है? या तो थेफ्ट हो सकता है एक टाइम पे या तो एक्सटॉर्शन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना, ये ऑप्शन सही है। या तो थेफ्ट होगा, ठीक है, और या तो एक्सटॉर्शन होगा। या तो थेफ्ट होगा रॉबरी, या तो एक एक्सटॉर्शन होगी। कहा जाता है या तो रॉबरी एक उद्दीपन होगा, और रॉबरी उद्दीपन कब होगा, या रॉबरी जो है लूट यानी चोरी कब होगी। तो थेफ्ट या एक्सटॉर्शन का एक ये रूप होता है रॉबरी। यहाँ पर मैं आपको थेफ्ट का सेक्शन, एक्सटॉर्शन का सेक्शन और रॉबरी का सेक्शन तीनों बता चुका हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से आप एक बार सेक्शन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि रॉबरी का कौन सा सेक्शन है आईपीसी का, थेफ्ट का और एक्सटॉर्शन का, तीनों का सेक्शन फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। Whose assistance can be taken for taking over assets if the borrowing resist in giving possession of the asset। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी जो है कहीं पे सिक्योर्ड की गई थी और उस प्रॉपर्टी पे कब्जा बोरोवर का है, ठीक है, और वो उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन लेने के लिए इनमें से किसकी असिस्टेंस ली जाएगी, किसकी मदद ली जाएगी, किसकी सहायता ली जाएगी, ये आप आंसर कमेंट में करके बताइए। क्या वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, या पहला या दूसरा ऑप्शन दोनों होंगे, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो किसकी सहायता ली जाएगी? ठीक है, टेकिंग ओवर द असेट्स, यानी ओ असेट पे एक चार्ज लेने के लिए, एक पोजीशन लेने के लिए किसकी सहायता ली जाएगी? तो इसमें से होगा आपका ऑप्शन 1 और 2, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास या तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी सहायता लेकर आप उस प्रॉपर्टी पर टेकिंग ओवर असेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है सेक्शन 14 की। ठीक है, सेक्शन 14 किसका? सरफेसी एक्ट का। सरफेसी एक्ट का सेक्शन 14 की बात हो रही है, और सेक्शन 14 में साफ साफ लिखा हुआ है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू असिस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर इन टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड असेट, यानी जो प्रतिभूति अस्थि का कब्जा लेने में कौन प्रतिभूति ऋणदाता की मदद करेंगे? वो करेंगे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये सेक्शन 14 आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये सरफेसी एक्ट का। बिफोर एग्जीक्यूटिंग सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स अ कंपनी पासेस अ बोर्ड रेजोल्यूशन, व्हाट इज आर द मेन क्लॉज इट शुड कंटेन। कहने का मतलब है जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होता है, जो सुरक्षित दस्तावेज होता है, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले कंपनी अगर एक बोर्ड रेजोल्यूशन पारित करती है, ठीक है, या एक बोर्ड रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखती है, तो उसमें कौन कौन से क्लॉज होने चाहिए, शामिल होने चाहिए, कौन कौन से क्लॉज उसमें होने चाहिए जो कंपनी के द्वारा एक बोर्ड रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव किया जा रहा है। क्या उसमें पावर्स ऑफ बोरो होना चाहिए, अथॉरिटी टू साइन होना चाहिए, अफेक्ट्स द कॉमन सील ऑफ द कंपनी ऑन द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है उस पर कंपनी की जो मुहर है या कॉमन सील है वो होनी चाहिए। तो कंपनी का जो बोर्ड रेजोल्यूशन है ना, वो पास होने में इन सारी चीज़ों का उस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सारे क्लॉज का जो कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन है ना उसको पारित करने में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग का भी आंसर कमेंट में करते रहा करिए कमेंट, प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। What number of witnesses will be required for the proof of any fact, यानी अगर किसी फैक्ट को प्रूफ करना है, किसी तथ्य को प्रूफ करना है, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कितने गवाहों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है अगर किसी फैक्ट को हमें प्रूफ करना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। पहला ऑप्शन है क्या? नो पर्टिकुलर नंबर, यानी किसी भी नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि उसमें कितने भी हमारे विटनेस हों, 1 हो, 2 हो, 10 हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट 1 आई विटनेस, एक जो है सक्षम साक्षी जो होता है ना, मतलब आंखों से देखा हुआ एक आई विटनेस होना जरूरी है। 2 विटनेस विद रिकॉर्ड टू द डॉक्यूमेंट, क्या 2 विटनेस होने चाहिए, उनके साथ उनका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। 1 पार्टी एंड 1 विटनेस, ठीक है, अगर किसी फैक्ट को प्रूफ करना है तो क्या एक पार्टी और एक विटनेस होना जरूरी है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? आपका क्या ऑप्शन है, आप कमेंट में ज़रूर करते रहिए।
तो इसका आंसर जो होगा, यहाँ पे आंसर फर्स्ट होगा कि यहाँ पे किसी भी विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। अगर हमें किसी फैक्ट को प्रूफ करना है तो यहाँ पे किसी भी नंबर में विटनेस की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात कर रहा है हमारा एविडेंस एक्ट 1872, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134, ठीक है, 134 की बात कर रहा है, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ विटनेसेस, कितने साक्षियों की संख्या कितनी होगी, ये बात कर रहा है 134। तो साफ साफ लिखा हुआ है नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। अगर किसी फैक्ट को प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे कोई भी पर्टिकुलर नंबर में विटनेस नहीं होगा। यानी हिंदी में अगर कहें तो किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं होगी। सेक्शन 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। Who is not competent to order security for keeping peace on conviction under section 106 CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की बात कर रहा है। उसकी धारा 106 यानी 106 की बात कर रहा है, जिसमें लिखा गया है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, यानी दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए जो प्रतिभूत है, उसके लिए, उस ऑर्डर के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, ठीक है, कौन उसके लिए जो है एक आदेश दे सकता है कि आप जो है कीपिंग पीस, शांति बनाए रखें, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन है, क्या वो सेशन कोर्ट होती है, क्या वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगी, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर है, या इसमें से सारे को पावर है, या इनमें से कोई पावर नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग फटाफट कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं है कि वो इन मामलों में 106 के मामलों में कोई ऑर्डर कॉम्पिटेंट, यानी उनको पावर ही नहीं कि वो कोई ऑर्डर इसमें दें। इसमें पावर है तो सेशन कोर्ट को और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वहीं पे जब हम सेक्शन 107 की बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी जाती है। तो ये आप पढ़िएगा, और अगर आपको पता है कि 107 में क्या है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए।